हेलो एवरीवन। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, और इस लेक्चर में इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करेंगे जो कि 5th पार्ट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा कहाँ पर। तो अगर मैं एक बना दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या बना दूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 1 2 3 4 5 और 6 7। तो ये गामा है, ये एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और हमने फर्स्ट लेक्चर में गामा रेज किया, सेकंड लेक्चर में एक्स रेज किया, थर्ड लेक्चर में अल्ट्रावायलेट, और फोर्थ लेक्चर में हमने विजुअल किया, और फिफ्थ में हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन करने चल रहे हैं। बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंफ्रारेड रेडिएशन शुरुआत कहाँ करता है? जहाँ पर विजुअल एंड होता है, विजुअल लाइट रेड पर एंड होता है, और शुरू कहाँ से हुआ रहता है? वो शुरुआत उसका इंडिगो से, कलर इंडिगो से हुआ रहता है। और विजुअल लाइट बीब गियोर, तो विजुअल लाइट कहाँ से शुरू करता है? वायलेट से शुरू करता है, फिर इंडिगो पर आ जाता है, इंडिगो पर आ जाता है, इंडिगो पर आ जाता है, फिर ब्लू पर आ जाता है, ब्लू पर आ जाता है, ब्लू के बाद फिर कहाँ पर आ जाता है? ग्रीन पर आ जाता है, ग्रीन पर आ जाता है, ग्रीन पर आ जाता है, और फिर ब्लू, ग्रीन, और फिर येलो पर आ जाता है, येलो पर आ जाता है, और येलो के बाद फिर क्या हो जाता है? ऑरेंज कलर पर आ जाता है, और ऑरेंज के बाद फिर वो रेड कलर ले लेता है। इस तरीके से ये हमने बोला था कि विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम है, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम है ये, स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट। और जहाँ पर रेड खत्म हो जाता है, देखो ध्यान से बेटे, ये रेड का एंड पॉइंट है, रेड कलर का एंड पॉइंट है। यही हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन का एक्सट्रीम होता है। क्या होता है ये एक्सट्रीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रा रेड रेडिएशन है ये, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन का एक्सट्रीम पॉइंट है। और फिर ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब विजुअल लाइट का जो हाईएस्ट वेवलेंथ है, यहाँ पर वेवलेंथ है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन का ये लोवेस्ट वेवलेंथ है, और यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन का हाईएस्ट वेवलेंथ मिलेगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पर विजुअल लाइट का लोवेस्ट यानी कि लैम्डा मिन है, लैम्डा मिन है, उस पॉइंट पर इंफ्रारेड शुरू होता है, और जहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम मिलता है, लैम्डा मैक्सिमम मिलता है, वहाँ पर हमारा इंफ्रारेड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये मिनिमम किसका है? ये मिनिमम हम बोल सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का है। ये किसका है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन का है। और ये लैम्डा मैक्सिमम किसका है? इंफ्रारेड का ही है, इंफ्रारेड का ही है। तो इसके बीच में मिलता है, यानी कि हम ये जान लें कि लैम्डा मिन कितना है इसका, इंफ्रारेड का। तो इंफ्रारेड का जो लैम्डा मिनिमम है वो है 800 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा मैक्सिमम कितना है? 10⁻7 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अगर मैं इन फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जहां पर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वहां पर फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होगी, सॉरी लैम्डा जहां पर मिनिमम है वहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा,
तो ये फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ जहाँ लैम्डा मैक्स है इंफ्रारेड का, वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी, वहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। ठीक है, वहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो इंफ्रारेड के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो फ्रीक्वेंसी 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा और 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज पर एंड होगा। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है किसके लिए, इंफ्रारेड के लिए। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको खोजा किसने, डिस्कवरर की बात करें अगर हम, डिस्कवरर की अगर हम बात करें, डिस्कवरर की अगर हम बात करें तो 1800 में इसको जिन्होंने खोजा था उनका नाम था विलियम हर्शेल नाम था इनका। तो विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था 1800 में। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को। तो कैसे खोजा था, ज़रा डिटेक्शन की भी बात कर लेते हैं हम लोग इसके। तो डिटेक्ट किया था, डिटेक्शन क्या था इसका, तो उन्होंने क्या किया, ग्लास का एक बल्ब लिया, यहाँ पर बनाते हैं, ग्लास का क्या किया, एक बल्ब लिया और उस बल्ब में क्या भरा उन्होंने, मरकरी। क्या भरा उन्होंने, मरकरी। क्या भर लिया बेटा उन्होंने, मरकरी भर लिया। इन्होंने ग्लास के बल्ब में उन्होंने क्या भर लिया, यहाँ पर मरकरी भर ली। ठीक है, और बल्ब में मरकरी भरने के बाद एक बात याद रखना कि राइज करने के लिए एक फाइन बारीक सा उसमें एक हमने ट्यूब भी लगाया कि इसमें हमारा जो मरकरी होगा वो राइज भी करेगा। ये ट्यूब लगाया और क्लोज ट्यूब लगाया, इसमें बिल्कुल एयर और कुछ है नहीं, और मरकरी इधर से हमारी राइज भी होने वाली है। तो हुआ क्या कि अपने पास यहाँ पर लाइट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये विजिबल पार्ट है, जो विजिबल पार्ट कुछ इस तरीके से है। तो जो हमारा विजिबल लाइट है वो कहाँ से शुरू होगा, इंडिगो से शुरू होगा और रेड पर जाके ख़त्म होगा, और जहाँ रेड ख़त्म होगा ठीक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो वेव। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब हमने क्या किया, किसी एक बल्ब के अंदर हमने क्या किया, दिस इज़ द बल्ब, दिस इज़ द बल्ब, बल्ब के अंदर मरकरी ली और हमने क्या किया, विजिबल लाइट का विजिबल लाइट का क्या किया, वायलेट रेडिएशन को हमने क्या किया, इसमें से एंटर कराया। तो बल्ब को देखा कि वो बल्ब राइज ही नहीं हुआ, बल्ब राइज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने क्या किया कि विजिबल का हमने इंडिगो कलर, यहाँ से इंडिगो लाइट को एंट्री कराया, इसमें बल्ब में जो मरकरी है वो मरकरी जो है ना वो ऊपर राइज नहीं हुआ। फिर हमने विजिबल का क्या किया, ब्लू कलर इसमें से एंट्री कराया और देखा हमने कि यहाँ पर जो बल्ब में मरकरी है वो राइज नहीं कर रहा है। फिर हमने विजिबल का ग्रीन पार्ट यहाँ से एंट्री कराया, यानी ग्रीन लाइट को एंटर कराया। अभी भी देख रहे हैं कि मरकरी इस बल्ब में राइज नहीं हो रहा है। और फिर हमने विजिबल का येलो पार्ट एंटर करा दिया और देख रहे हैं कि अभी भी इसमें जो मरकरी है वो राइज नहीं हो रहा है। फिर हमने विजिबल का क्या किया, विजिबल का हमने ऑरेंज पार्ट इस बल्ब में से एंटर कराया, तो भी देख रहे हैं कि वो लाइट की एंट्री करने से भी ये जो हमारा कह सकते हैं कि मरकरी है ये बल्ब में राइज नहीं कर रहा है। और जब हमने लास्ट में रेड कलर एंट्री कराया, विजिबल का लास्ट स्पेक्ट्रम है रेड, और रेड को जब इसमें से एंट्री कराया तो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जो इस बल्ब के अंदर मरकरी है यहाँ पर राइज करना ऐसे स्टार्ट करेगा। लेकिन फिर ऐसे जब इसको एंट्री कराया तो अभी भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा किया। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इंफ्रारेड रेडिएशन को इस बल्ब में जो भरा हुआ है मरकरी, इससे इंफ्रारेड रेडिएशन को जैसे एंट्री कराना स्टार्ट किए, तुरंत हमने क्या देखा कि हमने तुरंत ये देखा कि इसमें भरा हुआ, बल्ब के अंदर भरा हुआ जो मरकरी है, ये मरकरी इस
इस आर्म पर धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी से राइज करने लगता है, बहुत तेज़ी से इस बल्ब में राइज करने लगता है। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंफ्रारेड रेडिएशन को इंटर कराने से ही बहुत तेज़ी से इसमें राइज करने लगता है। तो हमको पता क्या चला, हमको पता ये चल गया कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है जो विजिबल तो नहीं है, इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल है, दिखता तो नहीं है, बट वो हीटिंग इफेक्ट बहुत तेज़ी से देता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत तेज़ी से देता है, जिसकी वजह से इस बल्ब के अंदर भरा हुआ मरकरी बहुत तेज़ी से राइज हो रहा था। क्योंकि हमको पता है कि मरकरी एक्सप्लोर अगर होता है, एक्सपैंड होता है बल्ब में, अगर ये चढ़ता है तो टेम्परेचर पाने के बाद टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है दो एंड के बीच में, और ये हॉटर एंड हो जाता है और इधर कोल्डर एंड हो जाता है, तो मरकरी फ्लो करने लगता है। क्योंकि किसी भी बल्ब में जब मरकरी फ्लो करेगा तो यही कंडीशन होगा कि जब तक हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा वो फ्लो नहीं करेगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये इनविजिबल तो है लेकिन हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है। इससे डिटेक्ट हो गया और पता चल गया कि इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर हीटिंग इफेक्ट बहुत तेज़ी से आ जाता है, और इस पार्ट को हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहेंगे या हीट रेडिएशन भी कहेंगे इसको। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डिटेक्शन, जो इस तरीके से डिटेक्ट किए हमने। दूसरा डिटेक्शन हम और कर सकते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है, और हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि थर्मोपाइल्स लेते हैं। क्या करते हैं? थर्मोपाइल्स लेते हैं। थर्मोपाइल्स क्या होता है? थर्मोपाइल्स क्या होता है? एक दो मटेरियल का ये कॉम्बिनेशन होता है। एक मटेरियल ये होता है, एक मटेरियल ऐसे होता है, और एक दूसरा मटेरियल होता है, और दोनों का जंक्शन एक जगह पर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को एंट्री कराते हैं, और इसके एंड को हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का इंफ्रारेड रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होता है, उतना तेज़ी से इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो हम देखते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन के आने से इसके जंक्शन पर इसमें गैल्वेनोमीटर में चेंजिंग आने लगता है, यानी कि एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसका डिटेक्शन हम गैल्वेनोमीटर में पढ़ लेते हैं। तो इससे भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ज़रूर इंफ्रारेड रेडिएशन आई होगी इसके जंक्शन पर, तभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। तो यहाँ से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है थर्मोपाइल। तीसरा क्या है जहाँ पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज द ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रॉक साल्ट प्रिज्म। क्या करते हैं हम? रॉक साल्ट प्रिज्म ले लेते हैं, रॉक साल्ट प्रिज्म लेते हैं, और उससे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, रॉक साल्ट की प्रिज्म से। अब रॉक साल्ट प्रिज्म डज नॉट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर हम रॉक साल्ट का प्रिज्म ले लें तो रॉक साल्ट के प्रिज्म पर इंफ्रारेड रेडिएशन को इंसिडेंट करवा देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते हैं? इंसिडेंट करवा देते हैं। तो और ये प्रिज्म किसका है? रॉक साल्ट का है, रॉक साल्ट का प्रिज्म है। तो अगर मैं इंसिडेंट करवाता हूँ तो ये इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि इसको क्या करता है? एक स्पेक्ट्रम दे देता है। इसका क्या दे देता है? एक स्पेक्ट्रम दे देता है। इसके स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे, इसके क्या मिल जाएंगे? स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे, ठीक है, रॉक साल्ट के स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? लेकिन अगर आप यही इंफ्रारेड रेडिएशन आप किस पर इंसिडेंट करवाएं, यही इंफ्रारेड रेडिएशन किस पर इंसिडेंट करवाएं? आप ग्लास के प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाएं, ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाएं, तो ये क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये भी डिटेक्शन है कि ग्लास प्रिज्म इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, बट रॉक साल्ट का प्रिज्म क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करके उसका एक स्पेक्ट्रम दे देता है। तो दिस इज ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो 3 तरीके से ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है आगे। तो सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, सोर्सेस क्या हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के?
सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो क्या है इनके सोर्सेस इंफ्रारेड रेडिएशंस के? तो मेन सोर्स या नेचुरल सोर्स की बात करें तो वो तो सन ही है। मेन सोर्स या नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें तो वो तो सन है। लेकिन हमको ये पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर है, वो इसको परमिट नहीं करेगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस के ज़्यादा आने से यहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। वो अलग बात है कि पॉल्यूशन और जंगल के काटने की वजह से वो ओजोन लेयर थिन हो जा रहा है, जिससे कि कुछ अमाउंट में इंफ्रारेड रेडिएशन भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जा रहे हैं। इससे टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का। लेकिन अगर सन से थोड़ी बहुत तो आ ही जा रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, मान लो नेचुरल ना यूज़ करके हम आर्टिफिशियल या कुछ ऐसे यूज़ करें, तो फिर कहाँ मिलेगा ये इंफ्रारेड रेडिएशन? तो ये कहाँ मिलेगा? हॉट बॉडी में मिलेगा। कोई भी हॉट बॉडी होगी तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन हमको मिल जाएगा। या हीटिंग आयरन बॉल अगर हम देखें तो उसमें भी हमको मिलेगा, यानी लाल लाल एकदम गर्म कर लो किसी आयरन बॉल को, तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन हमको मिल जाएगा। आयरन बॉल, ठीक है, वहाँ भी मिल जाएगा। फ्लेम में मिल जाएगा हमको इंफ्रारेड रेडिएशन, फ्लेम में हमको मिल जाएगा। फायर, आग वाग जलाते हो, वहाँ भी हमको इंफ्रारेड रेडिएशन मिल जाएगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं और सन उसमें नेचुरल सोर्सेस है, बाकी ये सब तो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं जहाँ पर हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम ये भी जान सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं ज़रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है? तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो सन से निकलता है, और ये 5th पार्ट है। ये आपको पता ही होना चाहिए। वैक्यूम में इसकी स्पीड यही होती है, डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। दूसरा अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी की, तो इट्स ओबे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लॉ। रिफ्लेक्शन को भी ओबे करेगा, रिफ्रैक्शन को भी ओबे करेगा। जिस तरीके से अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओबे करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरीके से ये भी ओबे करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर हम ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर इसको इंसिडेंट करवाते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ऑर्डिनरी का मतलब है जिसमें हम लोग रोज़ सुबह अपना मुंह देखते हैं, वो ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट हम ऐसा मान सकते हैं उसको बस, या प्लेन मिरर पर, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन जब कभी भी हम स्पेशल काइंड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं और उस पर हम इसको इंसिडेंट करवाते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो ये उस स्पेशल काइंड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट को स्पेशल काइंड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर हम इसको इंसिडेंट करवाते हैं, ग्राफिक प्लेट पर हम इसको इंसिडेंट करवाते हैं, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या कर देता है? इफेक्टेड कर देता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन है ये, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इंफ्रारेड रेडिएशन का, तो आपको बता दें कि ग्लास का जो प्रिज्म होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रॉक सॉल्ट का जो प्रिज्म होता है वो रॉक सॉल्ट का प्रिज्म इसको एब्जॉर्ब ना करके इसका एक स्पेक्ट्रम दे देता है। इसका क्या दे देता है? एक स्पेक्ट्रम दे देता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? ग्लास का प्रिज्म क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन रॉक सॉल्ट क्या करता है? स्पेक्ट्रम दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम इसे डिटेक्ट करें हीटिंग प्रॉपर्टी यूजिंग द ब्लैकेंड बल्ब ऑफ द थर्मामीटर और द थर्मोपाइल्स, तो वहाँ से डिटेक्ट हो जाता है। यानी कि थर्मोपाइल्स से ये क्या हो जाता है? डिटेक्ट हो जाता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटेक्ट हो जाता है। हम 6 प्रॉपर्टी की अगर इसके बात करें
तो जिस तरीके से अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट का स्कैटरिंग होती है, वैसे इसकी भी स्कैटरिंग हो जाती है। लेकिन इसकी स्कैटरिंग क्यों ज़्यादा हो जाती है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अर्थ में के एटमॉस्फेयर में बहुत पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ है, उनकी वेवलेंथ से इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, या लगभग इक्वल भी रहती है। तो याद रखना कि स्कैटरिंग इसका आसानी से हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो लॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से इसका इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ लॉन्ग होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ की पावर 4 होती है। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग थोड़ी सी कम होगी, लेकिन स्कैटरिंग हो तो जाएगी, ठीक है। तो स्कैटरिंग थोड़ी सी कम तो होगी लेकिन स्कैटरिंग हो जाएगी, यानी कि लेस स्कैटर्ड हो पाता है। जितना स्कैटर्ड हमारा जितना स्कैटर्ड हमारा अल्ट्रावायलेट हो जा रहा है, विजिबल हो जा रहा है, उससे कम स्कैटर्ड तो होगा ही, लेकिन स्कैटर्ड तो हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि ये पेंट्रेट बहुत दूर तक हमारे एटमॉस्फेयर को एक लंबी डिस्टेंस तक पेंट्रेट कर पाता है। फॉग वगैरह को अच्छे से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में फॉग हैं उसको भी अच्छे से पेंट्रेट कर लेता है। और क्यों पेंट्रेट कर लेता है, उसके पीछे रीज़न यही है कि इसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से ये पेंट्रेट कर लेता है। ये क्या कर लेता है, पेंट्रेट कर लेता है हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो ये क्या करता है, पेंट्रेशन पावर भी इसका हाई होता है, पेनेट्रेशन पावर भी इसका क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखें तो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। और वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CO2, CO, ये सारे गैसेस मौजूद होते हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में। वो क्या करते हैं कि इन इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेव हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और हमको गर्मी फिर ज़्यादा लगने लगती है। तो याद रहे कि इंफ्रारेड रेडिएशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो ग्रीन हाउस गैसेस उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अर्थ के सरफेस को वार्म कर देते हैं, इससे गर्मी बढ़ जाती है। तो हमको फ्रीज कम से कम यूज़ करना चाहिए, AC कम से कम यूज़ करना चाहिए, पेड़ अधिक से अधिक बैठाना चाहिए, और जंगलों को काटना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो इस तरीके से आप इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने एटमॉस्फेयर में आने से भी अपने बचा सकते हो, और गर्मी भी आप कम कर सकते हो अर्थ के सरफेस का। इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो इस पॉइंट में, इस लेक्चर में पॉइंट है वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है। क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है, इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब वो है क्या, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कि अर्थ का सरफेस वार्म हो जाएगा, अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और क्यों वार्म होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर जो CFC हैं, CO2 हैं, CO हैं, वो सब उस इंफ्रारेड रेडिएशन की शॉर्ट वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अर्थ के सरफेस को बढ़ा देंगे, गर्मी को बढ़ा देंगे। दूसरा क्या रीज़न है कि अगर ये बढ़ गए तो स्किन डिजीज़ आपके बढ़ जाएंगे, स्किन डिजीज़ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। स्किन डिजीज़ बढ़ने का मतलब फिर स्किन बीमारियां, कैंसर वगैरह ये सब बढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा है यूजेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, यूजेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यूजेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पहला है कि इंफ्रारेड रेडिएशन का यूजेज हम लोग कहाँ करते हैं, पहला हम कहाँ करते हैं, थेरेपी यूटिक पर्पज पर यहाँ यूज करते हैं बाय द डॉक्टर,
यहाँ यूज करते हैं हम। दूसरा हम इसका यूजेज करते हैं फोटोग्राफिक में, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। और एट नाइट, रात में जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ यूज कर लेते हैं हम लोग इसको। और एंड आल्सो मिस्ट मतलब फॉग वगैरह जब रहता है तब वहाँ पर भी हम लोग मिस्ट वगैरह में, मिस्ट है एंड फॉग है तो वहाँ भी हम लोग जब कभी भी फ़ोटो शूट करते हैं तो इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा इसलिए करते हैं कि हम इंफ्रारेड रेडिएशन का फोटोग्राफी में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फॉग वगैरह रहता है तो अदर जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्ट हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन का पार्ट है वो थोड़ा सा कम स्कैटर्ड होता है, इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं। और इसकी पेंट्रेशन पावर भी हाई है थोड़ी सी, तो इसलिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम इसका यूजेज कहाँ पर करते हैं, तो हम लैंप के फॉर्म में करते हैं, डार्क रूम जो होते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंफ्रारेड लैंप आर यूज्ड इन डार्क रूम में यूज करते हैं इसका। ठीक है, फॉर द डेवलपिंग द फोटोग्राफी एज दे आर द प्रोवाइड द सम विजुअल विदाउट अफेक्टिंग द फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक, नेक्स्ट हम अगर यूजेज की बात करें, नेक्स्ट यूजेज यानी फोर्थ यूजेज की अगर हम बात करें तो हम सिग्नल के तौर पर इसको यूज करते हैं और वार में। ठीक है, तो सिग्नल्स ड्यूरिंग वार के टाइम पर सिग्नल के रूप में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि एज दे आर नॉट विजिबल एंड दे आर नॉट एब्जॉर्ब मच इन द मीडियम्स, तो मीडियम्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए हम इसको वार के टाइम पर सिग्नल के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में भी इसका हम यूज कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑफ द टेलीविज़न में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में भी यूज कर लेते हैं।